हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूपीएससी सीसैट के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात करेंगे। हमारा जो मेन टॉपिक होगा आज का वो टॉपिक होगा सीसैट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर क्या अप्रोच है, कैसे क्वेश्चन आते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, कौन से टॉपिक को पढ़ना है या किस टाइप के एजेंडा को देखना है। तो ये जो सीसैट से रिलेटेड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, आप देखिए इसमें शब्द में ही साफ क्लियर है। ये जो कॉम्प्रिहेंशन होता है, इस कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही होता है कॉम्प्रिहेंड करना। क्या करना? कॉम्प्रिहेंड करना। शब्द से ही अर्थ क्लियर है इसका। कॉम्प्रिहेंड करने का मतलब हुआ समझना। ठीक है, इसका साफ मतलब हुआ कि आपके पास एक स्टोरी होगा। ठीक है, और ये जो स्टोरी होगा, इस स्टोरी के नीचे आपके पास क्वेश्चन आएगा। अब कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है, जैसे वो पैसेज को सॉल्व करने लग जाते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने लग जाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए इंग्लिश के लिटरेचर्स की नॉलेज होना जरूरी है, या उनको ऐसा लगता है कि ग्रामर का होना जरूरी है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। सिविल सर्विस की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए आपको लिटरेचर की नॉलेज का होना जरूरी नहीं है। हाँ, कुछ खास टॉपिक, 2-3 टॉपिक ग्रामर का आप पढ़ेंगे तो सेंटेंस का मीनिंग आप समझ जाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन लिटरेचर का समझना जरूरी नहीं है। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि क्या होगा। ये जो स्टोरी होती है, ये स्टोरी इंग्लिश लिटरेचर से ना होकर ये स्टोरी अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड होगा। हो सकता है कि ये जो स्टोरी आपका है ये ज्योग्राफी का हो सकता है कि ये इकोनॉमिक्स का हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पोल साइंस का हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि साइंस एंड टेक का हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इंग्लिश से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है कि इन सेगमेंट के बारे में आपकी कितना समझ है। पहले ऐसा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता था कि देयर वाज अ किंग और विद्यार्थी सॉल्व कर लेता था, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस के एजेंडा को समझना है। तो बात आप समझ ही गए। क्या समझ गए? कि स्टोरी कोई सा भी होगा तो किसी भी टॉपिक को रिलेवेंट कर सकता है। और आप लोगों के लिए, सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स के लिए ये टफ नहीं है। ये जनरल स्टडीज का एक सेशन है, और आप मानते ही हैं कि जैसे आप जनरल स्टडीज के सेशन को क्लियर करेंगे तो आपके लिए ये बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है। तो मैं तो यही कहता हूं कि जितने भी लोग कॉम्प्रिहेंशन की क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे, खास करके सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी बहुत आराम से कर सकते हैं। ये कोई ज्यादा टफ है ही नहीं। अगर आपका सब्जेक्ट मैटर बहुत ही स्ट्रांग है, अगर आप इन सारे असाइनमेंट को जानते हैं, तो इसी टॉपिक से करीब 60-70% क्वेश्चन तो आपका यहीं से सॉल्व हो जाएगा। लिटरेचर्स की नॉलेज होना जरूरी नहीं है। तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया कि हम क्या करें। अब हम लोग 1-2 मिनट में ये चर्चा कर लेते हैं कि अगर किसी भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे या किसी भी टाइप के एजेंडा को आप सॉल्व करेंगे तो आपको कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ग्रामर कितना जरूरी है, और भी आप कौन से सेगमेंट पढ़ेंगे, कौन से सेगमेंट नहीं पढ़ेंगे, तो इन सारे सेगमेंट को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। बिल्कुल सिंपल है। देखिए, चूंकि आप यूपीएससी के कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, तो आपको इतना पता तो होगा ही कि सिविल सर्विस में सीसैट के सेशन में जो क्वेश्चन आता है वो पैसेज या जिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चन आएंगे वो करीब 27 से 30 क्वेश्चंस की संख्या होता है। 60 मार्क्स का करीब ये क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन एक इंटरेस्टेड बात ये भी है कि 27-30 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करीब करीब 27-30 पैसेजेस भी पढ़ने पड़ेंगे। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन जो है वो एक पैसेज से आता है। मतलब यदि आप एक पैसेज को पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन आएगा। कभी कभार एक पैसेज से 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो अलग बात है, लेकिन जनरली जहां तक क्वेश्चन का पैटर्न है वो क्वेश्चन का पैटर्न यही है कि एक पैसेज और एक ही है।
अब इसमें सबसे ज्यादा जो अप्रोच आपको लाना है अपने अंदर वो ये है कि अगर 30 पैसेज हैं और 30 क्वेश्चन हैं तो ये जो रीडिंग का जो एबिलिटी है, रीडिंग का जो आपकी जो हैबिट है, ये हैबिट बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। इट मीन्स इफ यू वांट टू सॉल्व एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉम्प्रिहेंशन, एट फर्स्ट यू विल हैव टू डेवलप द रीडिंग हैबिट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तब जाकर आप क्या करेंगे, किसी टाइप के क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो पहला अप्रोच तो हमारा यही हुआ। क्या अप्रोच हुआ कि आपकी जो रीडिंग हैबिट है, इस रीडिंग हैबिट को क्या करिए, फास्ट करिए। जब तक आप रीडिंग हैबिट को फास्ट नहीं करेंगे तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जहां तक मेरा मानना है, मेरा क्या मानना है, ये अप्रोच ही है, यूपीएससी का ही अप्रोच है, आप समझ जाएंगे। चलिए, अब क्या दिक्कत क्या होती है, जब भी आप रीडिंग एबिलिटीज को सॉल्व करने लग जाएंगे तो एक पॉइंट ये हुआ। दूसरा जो हमारा पॉइंट है, अप्रोच है, वो ये है कि गेट राइड ऑफ रिग्रेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम के हैं उनके साथ ये थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत ये होता है कि वो रिग्रेशन में पड़े रहते हैं। अब जैसे मैंने रिग्रेशन लिखा तो बहुत सारे स्टूडेंट को रिग्रेशन का हिंदी भी पता नहीं चल रहा होगा कि मैं यहाँ रिग्रेशन क्या लिख रहा हूँ। तो रिग्रेशन का मतलब होता है कि बार बार घूम फिर के उसी टॉपिक पर आना, मतलब बार बार पढ़ना, बार बार सेम बात करना, बार बार सेम कॉन्सेप्ट को देखना। कुल मिलाकर बात यह है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जैसे मान लीजिए पैसेज पढ़ना सॉल्व किया और उस पैसेज में एक सेंटेंस आता है और बाय द वे अगर वो स्टूडेंट उस सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझ पाता तो बार बार वो क्या करता है, उसी सेंटेंसेस को पढ़ता रहता है और तब तक पढ़ता रहता है जब तक उस सेंटेंस का एप्रोप्रिएट मीनिंग नहीं समझ पाता। तो आपको मैं कहूंगा कि आप इनसे बचिए, क्योंकि चूंकि आप पैसेज के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो जैसे आप पैसेज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस से आपको सारे पैसेज का अप्रोच का पता चल जाए। अगर कोई सेंटेंस, मान लीजिए सेंटेंस है और सेंटेंस का हिंदी आपको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, आप अगले सेंटेंस को पढ़िए, अगले सेंटेंस को पढ़िए, अगले सेंटेंस को पढ़िए। हो सकता है कि एक दो सेंटेंस के बाद आपको इनके रियल मीनिंग का पता चलेगा, तो इनसे आप बचिए। तो जो भी स्टूडेंट्स पैसेज सॉल्व कर रहे हैं या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अगर बाय द वे उनको सेंटेंस का अप्रोच क्लियर नहीं हो पा रहा तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, आप उनसे बचेंगे, रिग्रेशन से बचेंगे। गेट राइड ऑफ का मतलब छुटकारा पाइए, आप उससे छुटकारा पाना होता है तो आप इनसे छुटकारा पाइए। जहां तक मेरा मानना है, मेरा क्या यूपीएससी का भी अप्रोच यही है कि अगर रिग्रेटिव वही लोग होते हैं, रिग्रेशन के शिकार वही बच्चा होता है जिनके साथ 2-3 प्रॉब्लम होती है। अब रिग्रेशन के शिकार या रिग्रेशन के प्रॉब्लम में कौन कौन लोग फंसेंगे, तो रिग्रेटिव कौन कौन से लोग होंगे, जहां तक मेरा मानना है कि रिग्रेशन में वही लोग हो पाएंगे जिनको लैक ऑफ वोकेबुलरी है। मतलब कुल मिलाकर बात क्या हुआ, आप किसी सेंटेंस का मीनिंग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? आप किसी सेंटेंस का मीनिंग इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि उस सेंटेंस में हो सकता है कि कुछ ऐसा वर्ड्स हो जिस वर्ड्स का मीनिंग ही आपको पता ना हो। इस वजह से आप बार बार उसको पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं। तो एक जो मेरा मानना है वो रिग्रेटिव वही लोग होते हैं जिनको किनकी दिक्कत हो जाती है, लैक ऑफ वोकेबुलरी के। उन लोगों को वर्ड्स मीनिंग समझ में नहीं आता कि वो कैसे इसको सॉल्व करें। दूसरा जो तक मेरा मानना है वो है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। वो लोग ध्यान से हो सकता है कि पैसेज को पढ़ता ही ना हो। और जो तीसरा हमारा मानना है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, वो है अनफैमिलियर ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ये कंसंट्रेशन तो मैटर है ही, वोकेबुलरी के बिना आप सेंटेंस का हिंदी तो समझेंगे ही नहीं। लेकिन जो सबसे ज्यादा अप्रोच है वो है सब्जेक्ट मैटर। मान लीजिए आपको पैसेज का हिंदी नहीं आ पा रहा, लेकिन आपको पता है कि ये जो पैसेज आपके सामने दिया हुआ है, ये पैसेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, राइट? जैसे आपको पता चल गया कि ये पैसेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है और आपने साइंस एंड टेक पढ़ा ही नहीं, तो आप चाह करके भी उस सेंटेंस के मीनिंग को आप कैसे समझ पाएंगे? इसलिए मेरा मानना यही है कि आप अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, सीसेट की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए। अब क्वेश्चन उठता है कि रीडिंग एबिलिटी हम बढ़ाए कहां से?
रीडिंग अगर हम लोग फास्ट करें तो वो कहाँ से करें? तो 3-4 सोर्स हो सकता है यूपीएससी के कैंडिडेट्स के लिए, वो वहां से कर सकते हैं। पहला सोर्स है कि आप योजना वोजना को पढ़िए, दूसरा है कि एनसीईआरटी के बुक्स को पढ़िए, और तीसरा है कुरुक्षेत्र पढ़िए या लेट मी व्हाई वाले जो सेगमेंट है उनको पढ़िए। यहां से पढ़ने के बाद आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आराम से अप्रोच को कर लेंगे। तो एक बात तो ये कि सब्जेक्ट मैटर जो है वो आपका करीब करीब क्लियर होना चाहिए। और चूंकि आप यूपीएससी के कैंडिडेट्स हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं मानकर चलता हूं कि आपकी जो जनरल स्टडीज का पोर्शन है, जनरल स्टडीज का सिलेबस है, वो बहुत ही अच्छा होगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपका बेस्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए किन किन एजेंडा को ध्यान में रखें। तो बेसिक अप्रोच तो आप समझ ही गए कि आपको सब्जेक्ट मैटर ध्यान रखना है, वोकेबुलरी ध्यान रखना है, ये सारे के सारे अप्रोच आप समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हमारे पास आएगा उनको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल से अप्रोच में बताने की कोशिश कर रहा हूं, शायद आप लोग समझ ही जाएंगे। जैसे आपके समझ में नहीं आए तो हमसे पूछते रहिए बीच बीच में, सारे टाइप के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा दूंगा। और पैसेज इतना आसान टॉपिक है कि कोई भी विद्यार्थी बड़ी आराम से समझ जाएगा। जिन बच्चों को हिंदी नहीं भी आता है वो भी समझ जाएगा, बस थोड़ा सा उनको सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज होना चाहिए। चलिए दूसरे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा ट्रांसलेशन की नॉलेज को डेवलप करना है। ये ट्रांसलेशन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है। अब जो बच्चा बचपन से इंग्लिश मीडियम का है उनको समझ में थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा, और जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम को उनको घबराने की जरूरत नहीं है, वो समझ तो जाएंगे, बस थोड़ा सा उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ेगी। और एक टॉपिक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, इनकी जरूरत पड़ेगी। और एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है सेंटेंस के अप्रोच को समझना पड़ेगा। कुल मिलाकर बात ये हुआ कि इफ यू वांट टू सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉम्प्रिहेंशन ऑफ सीसेट, then you will have to concern these 3 topics, that is first transition, transformation and sentence improvement, sentence approach. All students know about the paragraph and about the passage. Passage is totally name of a story and that is made by a group of sentences. If you have no knowledge of sentence, how will solve this type of question? Then at first I hope that you should study about the sentences. सबसे पहले आप लोगों को सेंटेंस के अप्रोच को समझना पड़ेगा। जब तक आप सेंटेंस के अप्रोच को नहीं समझेंगे तब तक थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो सेंटेंस के अप्रोच को समझिए तो आपका क्लियर हो जाएगा। मैं एक काम करता हूं, 2-2 मिनट आपको सेंटेंस के अप्रोच को समझाता हूं कि सेंटेंस के अप्रोच क्या है और इस टाइप के क्वेश्चन को सीसेट को लेकर हमें पैसेज को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिएगा, अब ये जो सेंटेंस है एग्जाम में आप देखते होंगे सिंपल सेंटेंस पेपर्स में नहीं आता है। सिंपल सेंटेंस का अप्रोच बिल्कुल नहीं होता। कभी कभी आप पैसेज में देखेंगे, कॉम्प्रिहेंशन में देखेंगे तो एक सेंटेंस कई सारे सेंटेंस से जुड़कर बना हुआ रहता है। एक जो हमारा सेगमेंट है वो कई सारे सेगमेंट से जुड़कर बना हुआ रहता है। आप देखेंगे बहुत बड़ा सेंटेंस है, बीच बीच में 3-4 जगह कॉमा है। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या करें? तो 2 मिनट में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि सेंटेंस का अप्रोच क्या है और फिर धीरे धीरे आप इजीली समझ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा बिल्कुल सिंपल मेथड से आपको मैं समझाता हूं, आप शायद जल्दी समझ जाएंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट्स आपसे बात करता है कि सेंटेंसेस क्या है, तो जब आप लोग छोटे से क्लास में पढ़ते थे तो आप कहते थे कि 2 या 2 से अधिक शब्द जब एक साथ जुड़ता है और उसका कोई ना कोई मीनिंग निकलता है, सेंस निकलता है, तब आप उसको क्या कहते थे? सेंटेंस कहते थे। अब आप लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे। अब आपका जो अप्रोच होगा उस सेंटेंस को लेकर जो छोटा छोटा अप्रोच है वो अप्रोच है एसवोका। इफ एनीबडी आस्क्स टू यू व्हाट इज सेंटेंस, देन यू विल हैव टू स्पीक दैट पर्सन एसवोका इज नेम ऑफ सेंटेंसेस। ये एसवोका जो हमारा होता है वो सेंटेंस होता है। अब ये एसवोका जो हुआ ये लगभग सारे टाइप्स के सेंटेंस का डेफिनेशन हो गया। कोई भी सेंटेंस अगर आपसे पूछेगा तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो शायद आप जल्दी समझ जाएंगे। तो ये कोई खास बात नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे। एसवोका का मतलब, एस का मतलब हो गया सब्जेक्ट, वी का मतलब हो गया
वर्ब, ओ का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट, सी का मतलब हुआ कॉम्प्लीमेंट और ए का मतलब हुआ एडवर्बियल। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपके पास सेंटेंस तो रहेगा, सेंटेंस से ही पैराग्राफ बनेगा, पैराग्राफ से ही पैसेज बनेगा। तो रूट जो एजेंडा है, पैरामीटर जो आपको पढ़ना चाहिए, जहां तक मेरा मानना है, मेरा क्या मानना, अप्रोच एसएससी का ये नहीं है, ये सिविल सर्विस के एग्जामिनेशंस का अप्रोच है। तो आप समझिए, तो आप क्या करेंगे, आप इस बुक का मतलब ये 5 एलिमेंट्स हो गए, इन 5 एलिमेंट्स में क्लास में हम लोग डिटेल बात करेंगे कि सबसे ज्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो वर्ब है। तो जैसे आप अंग्रेजी के अप्रोच को क्लियर करना चाह रहे हैं, सीसैट के अप्रोच को क्लियर करना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक है दैट इज नाउ एज वर्ब। आपको सबसे पहले वर्ब के अप्रोच को डिटेल समझना होगा। यदि आप वर्ब के डिटेल को नहीं समझेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि जितने भी सेंटेंस होंगे उस सारे के सारे सेंटेंस में वर्ब होगा। विदाउट वर्ब सेंटेंस कांट बी रिटन। In this way, you can say that if any types of English question is available, in all types of question, verb is available. If verb is not available, sentence can't be made. In this way, we can say that without verb, English is not possible. So at first, we should concern about verb. तो आप लोग धीरे धीरे जब भी हम लोग क्लास में बातचीत करेंगे तो मैं आपको वर्ब के अप्रोच के बारे में बता दूंगा, सब अप्रोच बता दूंगा, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। सबसे ज्यादा जो अप्रोच है ना इसमें, वो अप्रोच है ट्रांसलेशन का। और ट्रांसलेशन को लेकर घबराने की जरूरत ही नहीं है। 10-15 दिन अगर कोई बच्चा प्रैक्टिस करेगा ट्रांसलेशन का तो उसको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये ट्रांसलेशन क्या है। और मैं क्लास में डिटेल कई सारे रूल्स बताऊंगा, कई सारे सिस्टम बताऊंगा, जिस सिस्टम से आप ट्रांसलेशन के अप्रोच को जल्दी समझ जाएंगे, आप धीरे धीरे आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल है, आप आराम से सीख जाएंगे। चलिए, तो ये ट्रांसलेशन का अप्रोच हो गया। और कॉम्प्रिहेंशन आप एकदम क्लियर कर लीजिए, बिकॉज ये प्रीलिम्स एग्जाम में तो करीब करीब 27 या 30 क्वेश्चंस आता है, लेकिन आपको पता तो होगा ही, मेंस में भी इसके वेटेज बहुत ज्यादा है। मेंस में करीब करीब 75 क्वेश्चनों की संख्या होती है। तो आपको एक बार ही मेहनत करना है। यदि आप कॉम्प्रिहेंशन जो है ना, वो टोटली बेस्ड है आपके प्रैक्टिस पर। अगर कोई विद्यार्थी छोटे छोटे पैसेजेस को क्लियर करता है तो हो जाएगा। और ये घबराने वाला सब्जेक्ट नहीं है, 10th लेवल के ही पैसेजेस आएंगे और आप इसको बड़ी आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल है। तो मेरा मानना क्या हुआ कि आप क्या करेंगे, ट्रांसलेशन पर अप्रोच में ध्यान देंगे, सेंटेंस के अप्रोच को सीखेंगे, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका बेस्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे आपके समझ में आ ही जाएगा। अब एक बात इसमें ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी पैसेज आ गया, सपोज करो आपके पास कोई भी स्टोरी आ गया, बिल्कुल सिंपल सी बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा। सपोज करो आपके पास एक स्टोरी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। अब ये आपके पास स्टोरी है और ये सपोज करिए ये जो स्टोरी है ये फंडामेंटल राइट का है, फंडामेंटल राइट का है, मौलिक अधिकार का है, सपोज करो। तो आपको ना जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप अपनी पूरी नॉलेज फंडामेंटल राइट का नहीं लगाएंगे। आपके सारे क्वेश्चनों का जो जवाब होगा वो इस स्टोरी के बेस पर ही होगा। मतलब स्टोरी के बियॉन्ड आपको बिल्कुल नहीं जाना। कुछ लोग क्या करते हैं, बस उनकी समझ में आ जाता है कि ये फंडामेंटल राइट की स्टोरी है या उनसे रिलेटेड बातचीत कर रहा है, तो स्टूडेंट क्या करता है, अपनी नॉलेज उसमें लगाता चला जाता है, लेकिन कभी नहीं। इफ यू वांट टू डिलीवर योर करेक्ट आंसर ऑफ दैट पैसेज, यू विल हैव टू ओनली फोकस ऑन दैट स्टोरी और दैट ऑथर। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस स्टोरी पे फोकस करना है। इससे बियॉन्ड तो आपको 1% जाना ही नहीं है। अगर आप इसके बियॉन्ड गए, इससे हटकर आपने जवाब देना शुरू कर दिया, तो साफ संभावना है कि फिर क्वेश्चन का गलती होना स्टार्ट हो जाएगा, आप गलत कर जाएंगे। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इसके बियॉन्ड आपको बिल्कुल नहीं जाना, स्टोरी के इर्द गिर्द ही आपको रहना है, तो शायद आप जल्दी क्वालिफाई कर जाएंगे। अब एक क्वेश्चन उठता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अगर हम सॉल्व करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए हमारा एजेंडा क्या होना चाहिए, इसका पैरामीटर क्या होना चाहिए।
तो आप तो समझ ही गए, एक तो सब्जेक्ट मैटर आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, दूसरा ट्रांसलेशन आपका अच्छा होना चाहिए, तीसरा सेंटेंस के अप्रोच आपका अच्छा होना चाहिए, और चौथी बात जो है 3-4 टॉपिक जैसे टाइम एंड टेंस है, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, इन सारे टॉपिक के अप्रोच अगर आपका अच्छा रहेगा तो ग्रामेटिकली भी कोई एरर नहीं होगा, तो आप जल्दी से समझ जाएंगे कि इस टाइप के अप्रोच फंडामेंटली क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन आपके पास आएगा। अब हम लोग जरा बात करते हैं कि क्वेश्चन का जो अप्रोच है वो क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए आपके पास एक स्टोरी होगा तो स्टोरी को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक क्वेश्चन आता है कि पहले हम लोग जब पैसेज को सॉल्व करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करें, तो पहले पैसेज पढ़े या पहले क्वेश्चन पढ़े। कई सारे काफी स्टूडेंट्स क्लास में डिमांड करता रहता है, सिविल सर्विस के सारे स्टूडेंट, कि पहले हम क्या करें, एट फर्स्ट हम क्या करें। तो ध्यान रखिए आपको करना क्या है। एसएससी जैसे जो कमीशन है ना, उसके स्टूडेंट्स को मैं कहता हूं कि सबसे पहले स्टोरी पढ़ो, लेकिन आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि सबसे पहले स्टोरी पढ़ो। जैसे आपके पास अनसीन पैसेज आएगा तो आपको सबसे पहले फोकस करना चाहिए, फोकस ऑन योर क्वेश्चन। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ही फोकस करिए। क्यों? क्योंकि ऑन एन एवरेज आपके पास तो एक ही क्वेश्चन है, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पे ही फोकस करना चाहिए। आप एक बात बताइए, जब तक आप अपना गोल डिसाइड नहीं करेंगे तब तक आप उसके लिए रेलेवेंट कदम कैसे उठाएंगे? इसका मतलब आपको ये तो डिसाइड करना ही पड़ेगा ना कि आप क्या चाह रहे हैं। तो वैसे ही आपको सबसे पहले देखना ही पड़ेगा कि क्वेश्चन का क्या एजेंडा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस के अप्रोच को ही पहले समझेंगे। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो हमारा एजेंडा है, जहां से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा कॉम्प्रिहेंशन का, आप एकदम एंश्योर हो जाइए। बस यू विल हैव टू प्रैक्टिस पर डे डेली। इफ यू डोंट प्रैक्टिस तो कैसे होगा? तो प्रैक्टिस तो आपको करना ही है, इसके बिना तो होगा भी नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं क्वेश्चन पर ही फोकस क्यों करें, उनका भी कहना ठीक है कि वो विद्यार्थी क्वेश्चन पे ही फोकस क्यों करे, पहले स्टोरी क्यों ना पढ़े। तो देखिए, मेरा जहां तक मानना है, एक काम करिए, स्किमिंग एंड स्कैनिंग मेथड अपनाइए। ये मेथड अपनाइए आप। इफ यू वांट टू सॉल्व एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉम्प्रिहेंशन, एट फर्स्ट यू विल हैव टू मेंटेन स्किमिंग एंड स्कैनिंग मेथड। अब यहां पर बताइए क्या हुआ। स्किमिंग का मतलब है कि आप सरसरी निगाहों से, मतलब स्पीड में छूते हुए एक बार आप कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। फिर ये स्कैनिंग का मतलब क्या होता है? स्कैनिंग का मतलब होता है इंच टू इंच, इंच पर इंच। इंच पर इंच मतलब क्या? आपको कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है जो पैसेज में डायरेक्टली उसका उल्लेख नहीं रहता, बताया हुआ नहीं रहता, डायरेक्ट नहीं रहता, तो आपको थोड़ा सा बियॉन्ड जाना पड़ेगा। लेकिन बियॉन्ड जाने का मतलब आप राइटर के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। जो इंफॉर्मेशन आपके पास है उसी के बेस पर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि आपको बेसिकली 3 बात ध्यान रखना है। एक तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक काम करिएगा, और वो काम ये है कि नॉलेज बेस्ड मेथड, जिनको हम लोग KBM बोल लेते हैं, नॉलेज बेस्ड मेथड। तो कंक्लूजन निकाल रहे हैं हम लोग कि पैसेज को कैसे सॉल्व करें। तो पहला कंक्लूजन निकला कि नॉलेज बेस्ड आपका क्या होना चाहिए, मेथड होना चाहिए। थोड़ा सा आप नॉलेज गेन करिए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। फिर दूसरा जो हमारा है वो है IBM। IBM का मतलब होता है इंफॉर्मेशन बेस। थोड़ा सा आप इंफॉर्मेशन भी लीजिए कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, ये टॉपिक जो है उनका इंफॉर्मेशन क्या है, मतलब आप इसके बारे में और क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते। और जो तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है EBM। EBM का मतलब होता है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन बेस्ड मेथड। ये एलिमिनेशन बेस्ड मेथड क्या हुआ? एलिमिनेशन का मतलब होता है रिमूव करना, हटाना। आप एक बात बताइए,
जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन के करीब नहीं गए, आंसर के करीब नहीं गए, लेकिन आपको कंफर्म पता चल जाता है, कंफर्म पता चल गया कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ए और सी तो होगा ही नहीं, दैट इज नोन एज एलिमिनेशन मेथड। इसी को हम लोग कौन सा मेथड कहते हैं? एलिमिनेशन मेथड कहेंगे। आप एंश्योर तो कम से कम हो गए ना कि ए और सी आपका आंसर नहीं होगा, तो इसके बेस पर हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी कभी क्या होता है, जब भी आप कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने लगेंगे तो आपको एक दो बात ध्यान रखना है। एक बात ये ध्यान रखना है कि जो पैसेज आप पढ़ रहे हैं उसका पैरामीटर क्या है, उसका मेन एजेंडा क्या है, या फिर वो जो पैसेज कहना चाह रहा है वो पैसेज क्या कहना चाह रहा है। आप यूं कह लीजिए उसका टाइटल क्या है, मेन आइडिया क्या है, ये आप समझिए। लेकिन यूपीएससी में सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन में ऐसे नहीं पूछता कि व्हाट इज मेन आइडिया ऑफ दिस पैसेज, ऐसे नहीं कहता कि व्हाट इज सुटेबल टाइटल ऑफ दिस पैसेज। जब भी आप सी सेट से रिलेटेड बात करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड क्या करना है, कुछ टर्मिनोलॉजी को भी ध्यान में रखना है। जब तक आप टर्मिनोलॉजी को ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा। तो टर्मिनोलॉजी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। टर्मिनोलॉजी, ये टर्मिनोलॉजी क्या है? देखिए, आपसे पेपर में जो क्वेश्चन पूछेगा, 2019 में ही क्वेश्चन आया था सी सेट में, लास्ट में भी हम लोग बात करेंगे। अब उसमें क्या लिखा हुआ था, एक जो रहता है वो रहता है आर्ग्यू, मतलब आपको कहेगा बताइए इसमें आर्ग्यूमेंट्स को बताइए, या फिर आपके पास एज्यूम रहेगा करने के लिए, या फिर आपके पास कंक्लूड रहेगा करने के लिए। तो बात ये वही है, बट यूपीएससी जिस टाइप की टर्मिनोलॉजी का यूज करता है, उस टर्मिनोलॉजी को अगर आप पहले से यूज करने लग जाएंगे या उससे रिलेटेड मिलते जुलते क्वेश्चन को पहले से सॉल्व करने लग जाएंगे, तो मैं मानकर चलता हूं कि आपको कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो कुल मिलाकर बात ये कि आपको आर्ग्यू देखना है, एज्यूमिनेशन देखना है और कंक्लूड देखना है, कंक्लूजन देखना है। चलिए, तो एक निष्कर्ष पे हम लोग पहुंच गए कि इफ एनीबॉडी आस्क्स टू या वांट टू सॉल्व एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉम्प्रिहेंशन, एट फर्स्ट दैट पर्सन हैज अ नॉलेज ऑफ subject matter, transition, transformation and basic knowledge of grammar also. Vocabulary is most session of any types of session to solve comprehension or any other topic. जब तक आपको वर्ड्स मीनिंग ही नहीं पता रहेगा तब तक आप सेंटेंस की मीनिंग को कैसे समझेंगे? तो जैसे हम लोग कभी फिजिकली क्लास में अवेलेबल होंगे, मिलेंगे, तो मैं आप लोगों को डिटेल बता दूंगा कि आपको ट्रांसलेशन में कितना काम करना है, सेंटेंस के अप्रोच क्या होंगे और कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेरा जहां तक मानना है, कॉम्प्रिहेंशन इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है जो आप घबरा जाएंगे, देखेंगे नहीं, बहुत ही इजी है। बस एक ही काम आपको करना है, दैट वर्क इज नोन एज प्रैक्टिस। इफ यू प्रैक्टिस रेगुलर ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, बड़ी आराम से आप, मैं कह रहा हूं ना, 60 नंबर आप बहुत आराम से लेके आ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है। और वो प्रैक्टिस अगर आप 2-4 दिन तक रेगुलर करेंगे, 10 दिन तक रेगुलर करेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस की इतनी आदत हो जाएगी कि आप आराम से क्या करेंगे, बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुल मिलाकर अप्रोच आप लोग समझ गए कि यूपीएससी क्या चाहती है, यूपीएससी का एजेंडा क्या है, क्या नहीं है। तक कंक्लूजन पे हमने पहुंचा कि 60-70% जो मैटर है वो मैटर है सब्जेक्टिव मैटर। और यूपीएससी के कैंडिडेट्स को सब्जेक्ट मैटर को लेकर घबराने की वैसे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो विद्यार्थी तो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, तो जनरल स्टडीज उसका स्ट्रांग होता ही है। तो जनरल स्टडीज जब उनका स्ट्रांग होगा तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। वो किसी भी रिलेटेड का पैसेज आएगा तो 50% बात तो वो सॉल्व कर ही लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या है। मैं एक इतनी सारी जो एजेंडा आपको बताया, उस एजेंडा में बताने की कोशिश करता हूं कि आपको कि क्वेश्चन कैसे आता है और उसका जवाब कैसे देंगे। तो 2-4 मिनट में आपको क्वेश्चन बताता हूं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये 2019 लास्ट ईयर में सिविल सर्विस में सी सेट में आया हुआ है। तो अब देखिए, आप क्वेश्चंस को देखिएगा जरा कि ये क्वेश्चंस क्या है हमारा। हाँ, क्वेश्चन एक बार सेट कर दीजिए, देखिए। हाँ, ये पैराग्राफ है, आप देख पा रहे हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी सी सेट 2019 में आया हुआ है। और ये क्वेश्चन कितना इजी है, कितना सिंपल है, जरा आप देखेंगे तो शायद आप समझ जाएंगे। थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा नहीं हो सकता? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा पढ़िएगा तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन हमने लिखने की कोशिश किया है, कितना आसान है। क्या है, द इंटरेस्ट ऑफ वॉकिंग
and poor people have historically been neglected in the planning of our cities. Our cities are increasingly interlinked, unsafe and unlevel places for large number of citizens, and yet we continue to plan via the old ways. अब ये पैसेज क्या कहना चाह रहा है, आप देख पा रहे हैं, इसमें लिटरेचर का क्या एजेंडा है? इसमें लिटरेचर कुछ भी नहीं है। वो ये कह रहा है द इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग एंड पुअर पीपल हैव हिस्टोरिकल बीन नेग्लेक्टेड इन प्लानिंग ऑफ आवर सिटीज। कह रहे जब हमारी सिटीज का जो प्लान होता है, शहर का जो कोई प्लानिंग है, कोई योजना है, उस योजना में हम लोग क्या करते हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनके इंटरेस्ट को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। वो जो हमारा इंटरेस्ट है उनको क्या करते हैं, उनकी रुचि के अकॉर्डिंग हम लोग शहर नहीं बनाते। आवर सिटीज आर इंक्रीजली टॉलरेंट, हमारा जो शहर है ना उनके लिए अनसेफ होता है ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिटीजन्स, और बहुत सारे नागरिकों के लिए ऐसा होता है। एंड येट वी कंटिन्यू प्लान वाया ओल्ड वेज, और हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो अपना जो सिस्टम है उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, सिटीज का प्लान करते हैं। इसमें देखिए एक वर्ड आया हुआ है दैट ड्रॉज एक्सक्लूसिवली फ्रॉम टेक्निकल एक्सपर्टाइज। अब इनमें एक जो मेन आइडिया हुआ हमारा वो क्या है, टेक्निकली एक्सपर्टाइज। वो यही कह रहे हैं कि जो हमारे पूर्व तबके के लोग हैं उनसे उनके इंटरेस्ट को लेकर हम शहर नहीं बनाएंगे, उनसे इंटरेस्ट को लेकर प्लानिंग नहीं करेंगे। हमारा जो मेन प्लानिंग होगा वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स को लेकर होगा, डिस्टेंस फ्रॉम पीपल, लाइव एक्सपीरियंसेस एंड नीड्स, एंड एक्टिवली एक्सक्लूडिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब वो ये क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे जो तबके के लोग हैं, लार्ज नंबर के लोग हैं, उनको इंक्लूड करने की कोशिश नहीं कर रहे, एक्सक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं, हटा रहे हैं लोगों को। फिर कह रहे हैं नंबर ऑफ पीपल, प्लेसेस, एक्टिविटी एंड प्रैक्टिसेस, सॉरी प्रैक्टिसेस नहीं, पार्टिसिपेट्स लिखा होगा यहां पर, टाइपिंग एरर है ये, पार्टिसिपेट्स दैट आर इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिटी। अब वो पता है क्या कह रहे हैं, इंटीग्रल क्लियर लिख दिया, अभिन्न अंग, मतलब शहर का जो अभिन्न अंग होगा उस अभिन्न अंग में इन लोगों की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, गरीब तबके के लोगों की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे क्लास में पढ़ेंगे तो एक एक सेंटेंस का अप्रोच मैं आपको बताऊंगा, किस टाइप के सेंटेंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन था, सीसेट में आए हुए क्वेश्चन है जिनको आपने देखा। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि इसका क्वेश्चन क्या है। थोड़ा क्वेश्चन दिखाइए, ये रहा। अब क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द पैसेज सीम टू आर्गू। अब ये भी मैंने आपको क्या कहा था कि सिविल सर्विस का जो एजेंडा है वो या तो आपसे क्या कहेगा, आर्ग्यू पूछेगा, एज्यूम पूछेगा, या फिर वो क्या कहेंगे, कंक्लूजन से रिलेटेड बात करेंगे। अब देखिए क्लियर लिखा हुआ है। अब पहला इसमें क्या है, अगेंस्ट द मोनोपोली ऑफ बिल्डर्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ एलीट ग्रुप्स। अब जरा मुझे बताइए, अगेंस्ट द मोनोपोली ऑफ बिल्डर्स, इससे रिलेटेड कोई बात ही नहीं हुई पैसेज में, मोनोपोली की तो बात ही नहीं है, तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए, ये तो आपका आंसर ही नहीं होगा, इसको इग्नोर करिए। फिर कह रहे अगेंस्ट द नीड फॉर ग्लोबल एंड स्मार्ट सिटीज, नहीं, इससे भी रिलेटेड बात नहीं है कि ऐसे हम लोगों ने बात भी नहीं किया कि ग्लोबल एंड स्मार्ट सिटीज की भी कोई बात नहीं हुई हमारा। इन फेवर ऑफ प्लानिंग सिटीज मेनली फॉर वर्किंग क्लास एंड पुअर पीपल, ये तो साफ झूठ है। क्या कह रहे हैं, इन फेवर ऑफ प्लानिंग सिटीज, शहर का जो प्लान होता है, आपने देखा पहले लाइन में ही लिखा हुआ था कि इसको इग्नोर करो, तो इन द फेवर ऑफ प्लानिंग सिटीज मेनली फॉर वर्किंग क्लास एंड पुअर पीपल, तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो इनको इग्नोर करिए। तो लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, इन फेवर ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल्स ग्रुप इन द सिटी प्लानिंग। अब देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि इन फेवर ऑफ पार्टिसिपेटिंग ऑफ पीपल, ये उन लोगों के फेवर में है जो पार्टिसिपेट करते हैं, शहर में रहते हैं, ग्रुप इन सिटीज प्लानिंग। तो टोटली इन पे डिपेंडेंट है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हमारा डी पार्ट आंसर होगा। कुल मिलाकर बात ये हुआ कि आपने देखा, तो जैसे हम लोग क्लास में मिलेंगे तो मैं आपको 10-15 दिन तक कॉम्प्रिहेंशन से रूल लिखाऊंगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोगों के समझ में आ ही गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, क्वेश्चन को हटा दीजिए। तो आप लोगों ने एक अप्रोच को देख लिया कि पैसेज कैसे आता है, किस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। धीरे धीरे जैसे हम लोग क्लास में मिलेंगे तो आपके समझ में आ गया। मैं बार बार कह रहा हूं
अगर आपका मीडियम हिंदी है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट्स जो है उनको खुश होने की भी जरूरत नहीं है। रेगुलर रूप से जब तक मीडियम कोई सा भी हो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे सिविल सर्विस के एग्जामिनेशंस को आप क्रैक कैसे करेंगे? तो धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कंटिन्यू, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो आज हमने जो बात किया वो बात था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो धीरे धीरे हम लोग और भी क्लास में मिलेंगे तो बात कर लेंगे। टेक यू टेक।